फ्रेंड्स, तो आज हम चालू कर रहे हैं जो है हमारी एंशियन हिस्ट्री है ना कंप्लीट हो गई। अब करते हैं हम मेडाइवल हिस्ट्री में। ठीक है, तो उसमें ना गिने चुने है ना 3-4 टॉपिक है। ठीक है, लेकिन है बड़े बड़े वाले। तो सबसे पहले जो टॉपिक है ना मेडाइवल हिस्ट्री का, वो है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, कौन कौन से जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे ना भारत पर, जैसे अरबों का हुआ था और तुर्कों का हुआ था। ठीक है, अरब में हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम का और तुर्क में पढ़ेंगे महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जैसे ही कंप्लीट होता है ना, फिर उसके बाद चालू हो जाएगा मुगल वंश। ठीक है, तो मुगल वंश का कंप्लीट होने के बाद है ना फिर मराठा साम्राज्य आ जाएगा। ठीक है, तो 4 ही टॉपिक है, लेकिन वो जो इसके अंदर डीप है ना उनको कवर करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तो भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण 2 तरीके से हुआ था, अरब और तुर्कों के द्वारा। जो अरब था वो था मोहम्मद बिन कासिम अरबों की तरफ से, और तुर्कों में महमूद गजनबी और फिर मोहम्मद गोरी, ये ज़्यादा तुर्क थी। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम पहले अरब आक्रमण। ठीक है, जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, पहला अरब आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम 711 में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान था। कौन सा? सिंध का। ठीक है, यानी कि जो भारत पर ना जो भारत का जो सिंध था ना, उस पर सबसे पहले जो आक्रमण था ना 711 में किसने किया था? उबैदुल्ला ने किया था। ठीक है, उसको वहाँ भेजा गया था। कहाँ पे? सिंध में। लेकिन वो क्या हो गया था? पराजित हो गया और मारा गया। ठीक है, फिर दूसरी बार किसको भेजा गया? बुदेल के नेतृत्व में भेजा गया, वहीं पे सिंध में भेजा गया। ये भी क्या था? मारा गया था। ठीक है, और हार गया था। फिर थर्ड बार, फिर 712 में तीसरी बार किसको भेजा गया? मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था, और मोहम्मद बिन कासिम क्या था? जीत गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया था। और फिर ना क्या था कि इसने थर्ड जो 712 में इसका पहला ही अभियान कौन सा था? मोहम्मद बिन कासिम का, वो था सिंध का। ठीक है, और 713 में इसने क्या किया था? मुल्तान को भी जीत लिया था। ठीक है, 712 में इसने सिंध को जीता, 713 में इसने मुल्तान को भी जीत लिया। ठीक है, यहाँ का सिंध का ना राजा कौन था? दाहिर था। मतलब कि जिस पे इसने ना जीत हासिल की थी, उस टाइम में जो सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। वो मारा गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा मारा गया। ये जो दाहिर था ना, ये ब्राह्मण वंशी था। ठीक है, तो वैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ये आया हुआ था कि पीसीएस के एग्जाम में जो दाहिर था ना, मतलब कि 4 ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पे अलग अलग राज्य के, और वहाँ पे उनके वंश दिए हुए थे। ठीक है, तो उसमें से ना 4 के 4 जो थे ना ऑप्शन, या फिर 4 के जो शासक थे, वो इसी टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। जिसमें से पहला ये था कि जो दाहिर है ना कौन से वंश से था? तो ये ब्राह्मण वंश से थे। ठीक है, इसकी है ना 2 बेटियां थी, एक थी सूर्य देवी थी, एक प्रामल देवी थी। ठीक है, किसकी? दाहिर की। दाहिर की 2 बेटियां सूर्य देवी और प्रामल देवी, इन दोनों को उठाकर ले गया था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, वैसे तो अरब का था हमें पता है, लेकिन कहाँ का? सऊदी अरब का था ये। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो मोहम्मद बिन को ना भेजा किसने था? इराक का गवर्नर था अल हज्जाज। ठीक है, कहाँ पे भेजा गया था? सिंध में भेजा गया था। जो दाहिर है ना उसको हराने के लिए ना सिंध में कौन भेजता है? मोहम्मद बिन कासिम को, तो वो भेजता है इराक का गवर्नर था कौन? अल हज्जाज। इसका ससुर था किसका? मोहम्मद बिन कासिम का ससुर कौन था? अल हज्जाज था, और इराक का गवर्नर भी था। ठीक है, इसके द्वारा भेजा जाता है इसको। ठीक है, सर्वप्रथम जो था ना जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो जजिया कर इसने लगा दिया ना, आगे चलकर है ना जो अकबर आता है ना, वो हटा देता है जजिया कर को। ठीक है, फिर बाद में ना एक आता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, फिर वो भी लगा देता है। फिर शाह तुगलक है ना ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला जो होता है ना, सबसे जो लास्ट शासक होता है इस मुगल वंश का, वो क्या करता है? हटा देता है। ठीक है, जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। ठीक है, तो जजिया कर को लगाने वाला तो मोहम्मद बिन कासिम था, बीच में और भी आए जिन्होंने लगा भी दिया और हटा भी दिया, लेकिन सबसे लास्ट जो था ना मोहम्मद शाह रंगीला था, उसने बिल्कुल हटा दिया था। ठीक है, तो यहाँ से ये कवर हो गया। अब देखते हैं अरब का जो आक्रमण का ना कारण क्या था? मतलब कि खलीफा के लिए ना कुछ पानी के जहाज थे ना वो भेजे गए थे। ठीक है, मतलब कि इन्होंने ना आक्रमण क्यों किया था भारत पर? तो उसका एक रीज़न ये था कि इन्होंने ना कुछ पानी के जो जहाज थे ना वो भेजे गए थे खलीफा के लिए वहाँ पे सिंध में। ठीक है, जिनको सिंध के जो समुद्री लुटेरे हैं ना उन्होंने लूट लिया था। ठीक है, तो उसी का बदला लेने के लिए या आक्रमण करने के लिए ये भारत आए थे। कौन? अरब। ठीक है, अरबी जो थे ना आक्रमणकारी थे, वे भारत आए थे। क्यों? क्योंकि उनके जो कुछ पानी के जहाज थे जो कि खलीफा के लिए भेजे जा रहे थे ना, उसको लूट लिया था किसी ने, समुद्री लुटेरे ने, जो सिंध के थे वहाँ पे, उसी की वजह से। ठीक है, अरबों की सिंध विजय का कारण क्या था? यानी इन्होंने जो सिंध पर विजय थी ना वो किस वजह से हासिल कर पाए थे? तो पहला था राजनीतिक कारण, यानी जो राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल ये था कि अपने ना जो मुस्लिम राज्य था ना इनका, उसका विस्तार करना चाहते थे, इस वजह से ये वो भी हो गए थे, इसमें ना काफ़ी हद तक वो हो गए थे, सफल हो गए थे। फिर दूसरा था आर्थिक कारण, यानी जो फाइनेंशियल थी ना हमारी इंडिया की जो स्टेट था ना हमारा उस टाइम,
वो क्या था, काफ़ी समृद्ध देश था और यहाँ अधिकार करके धन प्राप्त करना काफ़ी आसान था। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर है ना अगर है ना यहाँ से है ना धन वगैरह प्राप्त करना है ना, तो क्या है, शासन करो और धन लूटो, जितना भी लूटना था। ठीक है, तो कुछ दूसरा कारण ये हो गया, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था इनको। ठीक है, तो मुस्लिम राज्य का विस्तार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये एक भी कारण था। ठीक है, इसलिए वजह से इन्होंने क्या किया था, भारत पर रहने का विचार किया था। ठीक है, तो मोहम्मद जो अरब आक्रमण था ना, इसमें बस इतना ही है जो कि हमारा कंप्लीट हो गया अरब आक्रमण में। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने पढ़ा था इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आता है 711 में उबैदुल्ला, ये हार जाता है, सिंध पर आक्रमण करता है। ठीक है, जो दाहिर होता है। फिर आता है सेकंड बार आता है बुदेल आता है। फिर थर्ड बार भेजा जाता है मोहम्मद बिन कासिम को 712 में। ठीक है, तो 712 में सिंध पर आक्रमण करता है। 713 में मुल्तान को भी इसने जीत लिया था। ठीक है, वहाँ का राजा कौन था, दाहिर था, ब्राह्मण वंशी था। इसकी 2 बेटे थे, सूर्य देवी और प्रामल देवी, जिनको उठाकर कौन ले गया था, मोहम्मद बिन कासिम उठाकर ले गया था। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, इसका जो ससुर कौन था, वो अल हजाज था और इराक का गवर्नर था। उसी के कहने पर ये कहाँ पे जाता है, सिंध में जाता है। ठीक है, यानी दाहिर को पराजित करने के लिए। फिर हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम ने उसने सर्वप्रथम क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। ठीक है, फिर हमने इसका आक्रमण का कारण देखा और आक्रमण की जो थी ना सिंध विजय, उसका भी कारण देखा। फिर अब हम करते हैं तुर्क। ठीक है, तुर्कों में हम पढ़ेंगे महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे है ना सबसे पहले, इनसे पहले भी है ना कुछ शासक आए थे, जैसे कि अल्तगिन आए थे, सुबुतगिन आए थे। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं जो भारत पे जो सेकंड आक्रमण था ना, वो तुर्का वो हुआ था। तो ये जो तुर्क थे ना, कहाँ से आए थे, चीन के उत्तर पश्चिम में रहते थे ये तुर्क। ठीक है, असभ्य या बर्बर जनजाति के थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला कि असभ्य या बर्बर जनजाति के कौन थे, तो तुर्क थे। ठीक है, कहाँ पे आए थे, चीन के उत्तर पश्चिम में रहते थे। ठीक है, 962 में अल्तगिन जो कि तुर्क सरदार था, ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, गजनी को ही बनाया। ठीक है, तो गजनी साम्राज्य की जो नींव है किसके द्वारा रखी गई, अल्तगिन के द्वारा रखी गई और इसने है ना गजनी को ही अपनी क्या कर ली, राजधानी बना ली। इस गजनी साम्राज्य को ही ना यामनी साम्राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो यामनी साम्राज्य है ना, कौन सा साम्राज्य है, तो गजनी साम्राज्य को ही क्या कहा जाता है, यामनी साम्राज्य कहा जाता है। अब देखते हैं अल्तगिन के बारे में। अल्तगिन का हमने देख लिया था, तुर्क सरदार था, गजनी साम्राज्य की स्थापना की, इसकी राजधानी गजनी होगी थी। ठीक है, ये राजधानी इसकी गजनी होगी। इसने शासन कब से कब तक किया, इसने 962 से लेकर 977 तक इसने शासन किया। 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारी को इसने क्या किया था, नियुक्त किया था। ठीक है, इनमें से एक कौन सा था, सुबुक्तगिन भी था, जो कि अगला राजा बना था, सुबुक्तगिन। ठीक है, अल्तगिन के बाद कौन राजा बना था, तो सुबुक्तगिन अगला राजा बना था। ठीक है, तो इसने कितने अधिकारी को चुना था, तुर्क अधिकारी को, तो 1700 तुर्क अधिकारी को इसने चुना था, जिसमें से एक सुबुक्तगिन था, जो कि अगला राजा बनता है। ठीक है, 977 से लेकर 997 तक क्या करता है, इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, भारत का पहला तुर्क आक्रमणकारी था ये सुबुक्तगिन। इसने तो कोई आक्रमण ही नहीं किया था, इसने क्या था, राज्य की स्थापना की थी गई उसकी, और क्या था, तुर्क अधिकारी को नियुक्त किया था। ठीक है, तो लेकिन जो आक्रमण था ना तुर्कों के द्वारा, वो सबसे पहले ना सुबुक्तगिन के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, इसने 1986 में जयपाल था, जयपाल है ना पंजाब के जो शाही वंश का संस्थापक कौन था, जयपाल, उसको हरा दिया था। किसने, सुबुक्तगिन ने हरा दिया था। ठीक है, तो इसका ना जो पहला आक्रमणकारी था ना भारत पर, पहला तुर्क आक्रमणकारी किसके खिलाफ हुआ था, तो जयपाल के खिलाफ हुआ था। जयपाल कहाँ का था, पंजाब के शाही वंश का क्या था, संस्थापक था ये। ठीक है, इसको हरा दिया था किसने, सुबुक्तगिन ने। ठीक है, तो अब देखते हैं, सुबुद्दीन के ना 2 पुत्र थे। बाद में जब है ना सुबुद्दीन को हरा दिया था ना, उसके बाद इसने कई सालों तक इसने शासन किया। फिर उसके बाद है ना इसके 2 पुत्र होते हैं, अब्दुल कासिम महमूद और था एक इस्माइल। ठीक है, अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल। जो ये था ना अब्दुल कासिम महमूद, ये है ना सामनी वंश का शासक था। ठीक है, सामनी वंश का जो शासक माने, मतलब कि ना एक बस ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामनी वंश का संस्थापक इन दोनों में से कौन था, तो अब्दुल कासिम महमूद था। ठीक है, तो सुबुक्तगिन के 2 पुत्र थे, अब्दुल कासिम महमूद और इस्लाम। इन दोनों के बीच ना उत्तराधिकार का युद्ध होता है, यानी राज्य गद्दी पर बैठने के लिए उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें अब्दुल कासिम महमूद जीत जाता है और इस्माइल क्या कर देता है, हार जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया, अल्तगिन हो गया, सुबुक्तगिन हो गया। अब देखते हैं आगे, यही जो था ना, यहाँ से बता देती हूँ, यही जो अब्दुल कासिम महमूद है ना, आगे चलकर है ना महमूद गजनबी के नाम से क्या होता है, फेमस होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने पढ़ लिए थे, अल्तगिन के बारे में पढ़ा, फिर हमने सुबुक्तगिन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब देखते हैं महमूद गजनबी। ये रहा अब्दुल कासिम जो था ना, महमूद गजनबी के नाम से क्या बना था, शासक बना था। ठीक है, तो ये किसका पुत्र था, ये था सुबुद्दीन का पुत्र था। ठीक है, फिर महमूद गजनबी, ये अब जो शासन करता है ना, वो किस नाम से करता है, तो महमूद गजनबी के नाम से ही शासन करता है। ठीक है, महमूद गजनबी ने कब से कब तक शासन किया, 998 से लेकर 1000 तक इसने शासन किया था। ठीक है, इसको ना बूथ सिकन या मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे ना गुलाम, उसमें
क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का जो वो है ना, उसमें फिरोज शाह तुगलक है, उसको भी है ना वो कहा जाता है मूर्ति को तोड़ने वाला शासक, ठीक है। तो मूर्ति को तोड़ने वाले शासक दो हैं, एक तो महमूद गजनबी हो गया हमारा, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत जो तुगलक वंश है ना, फिरोज शाह तुगलक, उसको कहा जाता है, ठीक है। ये ना 1998 ईस्वी पर क्या था, राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है। 1000 से लेके 1027 तक 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। वो उसका सारा सीक्वेंस में देखेंगे, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहले था ना भारत पर आक्रमण किया इसने सबसे पहले 1000 में, ठीक है। पेशावर के कुछ हिस्सों पर इसने विजय प्राप्त की थी, ठीक है। यानी कुछ हिस्सों, जो पेशावर था ना उस पर कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके ये है ना वापिस चला गया था, ठीक है, धन वगैरह लेके। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। तो महमूद गजनी के बारे में हमने देखा, बूथ सीकन कहा जाता है और मूर्ति भंजक कहा जाता है, ठीक है। 998 पर गद्दी पर बैठा, 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया, कब से कब तक, 1000 से 1027 के बीच। 1000 पे इसने सबसे पहला आक्रमण पेशावर पे किया था, ठीक है। कुछ ही हिस्सों पर इसने विजय प्राप्त किया और बाद में वापस चला गया, ठीक है। फिर 17 बार आक्रमण कहाँ कहाँ किया ना वो देख लेते हैं। तो 1000 में तो हमने देख लिया था, 1000 में इसने कहाँ पे किया था, पेशावर में किया था, ठीक है। तो 1000 से 1002 के बीच में इसने कहाँ पे किया था, हिंदू शाही या पेशावर में ही किया था, ठीक है। हिंदू शाही आ जाए या पेशावर, ठीक है। तो वहाँ का जो कौन था, जयपाल, उस पर करता है। ये जो जयपाल था ना, ये बेहिंद और हिंदूवासी वंश का था, ठीक है। हिंदू शाही वंश का है माना जाता है, ठीक है, जो जयपाल है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन गया, जो जयपाल है वो कहाँ का था, बेहिंद हिंदू शाही वंश का था, ठीक है। जब हमने जो अरब आक्रमण पढ़ा था हमने देखा था दाहिर कौन सी वंश से था, ब्राह्मण वंशी वंश से था, ठीक है। लेकिन जो अब हम तुर्क आक्रमणकारी कर रहे हैं ना, उसमें जो जयपाल है वो कौन से वंश से है, हिंदू शाही वंश से है और बेहिंद का है, ठीक है। तो इसका जो पहला आक्रमण था पेशावर हिंदू था, जगह राजा कौन था, जयपाल, इसको हरा देता है, ठीक है। फिर 1005 से लेकर 6 के बीच में ये मुल्तान पर आक्रमण करता है, ठीक है। और कौन सा राजा होता था उस टाइम, अब्दुल फतेह दाऊद होता है, ठीक है। फिर 1008 से 9 में हिंदू शाही पर दोबारा आक्रमण करता है, इस बार कौन होता है, आनंद पाल होता है इस बार, ठीक है। तो पहले कौन था, जयपाल था, फिर बाद में आनंद पाल आ जाता है, ठीक है। फिर 1012 से 13 के बीच में ये थानेसर पर करता है, थानेसर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के, ठीक है। तो वहाँ पे करता है, वहाँ का राजा होता है उस टाइम राजा राम होता है, ठीक है। फिर 1018 से 19 के बीच कन्नौज पर करता है, उस टाइम राजा राज्यपाल होता है, ठीक है। 1020 से 21 के बीच कालिंजर पर करता है, उस टाइम विद्याधर राजा होता है। 1025 में सोमनाथ पर करता है, उस टाइम राजा कौन होता है, भीमदेव प्रथम होता है। तो यहाँ से है ना, एक तो ये याद रख लेना। 1012 में थानेसर पर करता है, ठीक है। 1025 में सोमनाथ पर करता है, भीमदेव द्वितीय, ठीक। जो 1025 का था ना, 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद जाने लगा था, कौन, जो महमूद गजनबी था ना, इस सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद जब जाने लगा तो कुछ जाटों ने इसका आक्रमण कर दिया था, किस पर, महमूद गजनबी पर, ठीक है। तो उसके पास जो भी लूटा हुआ धन था ना महमूद गजनबी के पास, जाटों ने उसमें से ना कुछ तो संपत्ति ले ली थी वापिस, लेकिन आधी संपत्ति को, मतलब कि पूरी संपत्ति नहीं ले पाए थे, ठीक है। महमूद गजनबी आधी संपत्ति लेकर भाग गया था, ठीक है। तो सोमनाथ पर जो 1025 में जो सोमनाथ पर इसने आक्रमण किया था वो 16वां आक्रमण था, ठीक है, महमूद गजनबी के द्वारा। फिर 1027 में जाटों के विरुद्ध इसका क्या हो गया था, आक्रमण हो गया था, ठीक है। जाटों ने विरुद्ध इसके क्या खिलाफ कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, ये इसका अंतिम आक्रमण था, ठीक है। 1030 में ना महमूद गजनबी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है महमूद गजनबी की, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन थे, ठीक है। इसने कौन सा आक्रमण किया वो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से बस 1012 का थानेसर वाला याद रख लेना, पहला जो 1000 में किया था, और 1002 का याद रख लेना, और 1025 का, ठीक है, और 27 का भी याद रखना, क्योंकि जाटों के विरुद्ध इसका जो पहला अभियान था ना, जाटों के विरुद्ध जो पहला आक्रमण था इसका, तो वो था 1027 में। 1030 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं आगे, एक ना घुरियट्स यानी प्रमुख जो शासक होता है ना, उसका प्रमुख शासक होता है तो मोहम्मद गोरी था, ठीक है। महमूद गजनबी का ना जो घुरियट्स होता है ना, विभाग होता है, उसका प्रमुख शासक किसको बनाया गया था, तो महमूद गोरी को बनाया गया था, ठीक है। कब, 1875 से लेकर 1206 के बीच में, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है महमूद गोरी, ठीक है। महमूद गजनबी के बाद शासन कौन करता है, मोहम्मद गोरी करता है, ठीक है, जिसके बारे में पढ़ेंगे। महमूद गजनबी के बाद शासन कौन करता है, मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो ये क्या था, घुरियट्स विभाग का क्या था, प्रमुख था। अब देखते हैं महमूद गजनबी के दरबार में ना 3 विद्वान आए थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महमूद गजनबी के दरबार में, एक तो था अलबरूनी, फिरदौसी और रुतबी, ठीक है। ये सीक्वेंस ऐसा का ऐसा ही पूछा जाता है कि 3 विद्वान कौन कौन से थे, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, ठीक है। हमें उतबी का नाम वैसे पता नहीं है, लेकिन अलबरूनी और फिरदौसी का तो फिर भी पता होता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों किसके टाइम पे आए थे, तो महमूद गजनबी के टाइम पे आए थे ये, ठीक है। तो अलबरूनी की जो बुक है ना कौन कौन सी है, तहकीक हिंद है, किताब उल हिंद है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तहकीक हिंद, किताब उल हिंद किसकी है, अलबरूनी की है, जो कि किस भाषा में है, अरबी भाषा में है, ठीक है। तो अरबी भाषा में ये होगी। फिरदौसी की है शाहनामा, जो कि फारसी भाषा में है,
फैसे फिरदौसी, फैसे फारसी, शाहनामा, ठीक है। उत्बी की है किताब उल यामिनी, ठीक है, जो कि किस में अरबी भाषा में है, ठीक है। अलबरूनी की और उत्बी की किस में है, अरबी भाषा में है, ठीक है। फिरदौसी की फारसी भाषा में, बस इतना याद रखना। जो ये अलबरूनी है ना, कौन सा ये वाला अलबरूनी है, महमूद गजनबी के साथ भारत में आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार थे, ठीक है, जिसमें से कहना है इसने ना पुराणों का अध्ययन किया था, ठीक है। पहला मुस्लिम ऐसा था जिसने क्या किया था, पुराणों का अध्ययन किया था, ठीक है। वैसे मुस्लिम क्या पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन जो भारतीयों का जो कौन सा ना महाभारत में है ना, जो पुराण 18 जिनकी संख्या कितनी है 18, उन पुराणों का अध्ययन किसने किया था, एकमात्र मुस्लिम शासक कौन था, अलबरूनी था, ठीक है। किसके साथ आया था, महमूद गजनबी के साथ, ठीक है। इसका सबसे पुराना मत्स्य पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है, ठीक है। पुराणों की संख्या 8 और इसमें भी सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है, ठीक है। महमूद गजनबी एक तरफ संस्कृत कथा के साथ चांदी के सिक्के जारी करता था, ठीक है। मतलब कि जो महमूद गजनबी था ना, एक तरफ तो ना संस्कृत और दूसरी तरफ क्या था कि चांदी के सिक्के जारी करता था, यानी संस्कृत की जो कहानियाँ होती है ना, उसकी मतलब कि है ना, चांदी के जो सिक्के हैं ना, उन पर ना संस्कृत की है ना कहानियाँ लिख के ना ऐसे सिक्के जारी करता था, कौन, महमूद गजनबी, ठीक है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है। एक ना इसका ना युद्ध हुआ था, चंदेल राजा था विद्याधर, ये रहा विद्याधर, ये रहा 1020 से 21 में कालिंजर में इसने क्या किया था, आक्रमण किया था। जो कौन था, विद्याधर के साथ है ना इसका युद्ध ही नहीं हुआ था, ठीक है, वो देख लेते हैं। जो विद्याधर था ना, चंदेल राजा था, इसने है ना गजनबी को नहीं हराया था। क्यों, क्योंकि है ना एक यहाँ जैसे ये बीच में नदी है, ठीक है, नदी के इस साइड कौन था, विद्याधर की सेना थी, उस साइड कौन थी, गजनी की सेना थी, ठीक है, इस साइड विद्याधर की। इन दोनों ने देखा कि इस साइड आर पार दोनों हैं, ठीक है, लेकिन दोनों ने ही क्या कर लिया था कि अपनी अपनी सेना वापस मोड़ ली थी, इनके बीच में युद्ध ही नहीं हुआ, ठीक है, दोनों ने अपनी अपनी सेना वापस मोड़ ली और युद्ध ही नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जो मतलब की सेना मोड़ी थी ना, वो किसने मोड़ी थी, विद्याधर ने अपनी सेना मोड़ी थी, ठीक है। जब गजनी ने देखा कि विद्याधर ने अपनी सेना वापस ले ली, तो उसने भी अपनी भी सेना वापस ले ली, ठीक है। तो यहाँ से है, अब देखते हैं यहाँ पे आक्रमण का क्या क्या प्रभाव पड़ा था। भारतीय कला को नष्ट कर दिया महमूद गजनबी ने, और भारत का धन लूट कर कहाँ ले गया था, गजनी ले गया था, ठीक है। भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खोल दिया था, ठीक है। तो पूछ लिया भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खोलने वाला पहला शासक कौन था, तो महमूद गजनबी ही था, ठीक है। पंजाब सिंध मुल्तान में गजनी की गवर्नरों की नियुक्ति कर मुस्लिम शासन की स्थापना कर दी, ठीक है। यानी गजनी गवर्नर कहाँ पे थे, तो पंजाब में थे, सिंध में थे और मुल्तान में थे, ठीक है। गजनबी गवर्नर, इनकी नियुक्ति कर कहाँ पे मुस्लिम शासन की स्थापना कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया है कंप्लीट महमूद गजनबी के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा मोहम्मद गोरी, ठीक है। मुस्लिम शासन का संस्थापक माना जाता है इसको, ठीक है। मुस्लिम शासन को संस्थापक इसको माना जाता है, मोहम्मद गोरी को माना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं मोहम्मद गोरी ने ना गौर वंश का मतलब कि जो मोहम्मद गोरी है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो था ना गोरी, यानी जो इसके पीछे जो सरनेम लिखता है वो था गौर वंश, ठीक है। उसका जो उदय कब हुआ था, 12वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। इसका साम्राज्य का आधार यानी कि जो साम्राज्य है ना कहाँ कहाँ फैला हुआ था, तो उत्तर पश्चिम का जो अफगानिस्तान है वहीं पर ही था, ठीक है, वहीं तक था इसका साम्राज्य। 1173 में शिहाबुद्दीन और मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना, ठीक है। गौर वंश का शासक बना कौन, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है। फिर 1175 में क्या कर देता है, मुल्तान पर आक्रमण किया, ठीक है। किसने, मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर आक्रमण कब किया, 1175 पे किया, ठीक है। मुल्तान के समीप एक जगह पड़ती है उच्च, वहाँ पर आक्रमण किया था, ठीक है। फिर इसका लालच है ना और ज़्यादा बढ़ गया, इसने क्या कर दिया, फिर 1878 में है ना 1178 में राजस्थान से है ना भारत के अंदर घुस गया, ठीक है। और इसी समय जो गुजरात पर शासक किसका विद्वान था, तो जो गुजरात पर है ना कौन सा राजा था, मतलब कि सोलंकी शासक था कौन, भीमदेव द्वितीय को साथ मिलाकर, ठीक है। तो उसके साथ किसका युद्ध होता है, मोहम्मद गोरी का युद्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार दोबारा देख लेते हैं। फिर 1173 में है ना इसका क्या होता है, ये शासक बनता है गौरवंश का, ठीक है। 1175 में सबसे पहले इसने आक्रमण किया मुल्तान पर, मुल्तान में भी कहाँ पर, उच्च पर, ठीक है। फिर इसका लालच और ज़्यादा बढ़ गया और अगले ही 3 साल बाद क्या था, 3 साल बाद इसने क्या कर दिया था, राजस्थान से भारत के अंदर घुस गया था, ठीक है। और जब ये भारत से घुस गया ना, तो वहाँ पे ना गुजरात में इसने आक्रमण किया था। गुजरात में कौन था, गुजरात में ना भीमदेव द्वितीय था, ठीक है। और कौन से वंश का था ये भीमदेव द्वितीय, तो सोलंकी शासक था ये, ठीक है। इस भीमदेव द्वितीय को ना अपने है ना माता का साथ मिला था, नायका देवी का, ठीक है। किसको हराने के लिए, मोहम्मद गोरी को हराने के लिए, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी और है ना भीमदेव द्वितीय के साथ और उसकी माता का जब साथ हुआ था ना, तो इनके बीच युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं कायदारा का युद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो कायदारा है ना, माउंट आबू
राजस्थान में। हमने देखा था मोहम्मद गौरी 1178 में कहाँ से राजस्थान से भारत में घुस गया था। तो यही राजस्थान में है ना कायदार जो भीमदेवदत्त है ना, इसने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, ताकि ये गुजरात को की सीमा को पार ही भी ना कर पाए। ठीक है, तो कायदारा का युद्ध किसके बीच होता है, मोहम्मद गौरी और भीमदेवदत्त और उसकी माता के बीच में होता है। ठीक है, तो भीमदेवदत्त का साथ कौन देता है, उनकी माता देती है, नायिका देवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कायदारा का युद्ध होता है, माउंट आबू में ये जगह। ठीक है, ये हार जाता है गौरी और भीमदेवदत्त क्या होता है, जीत जाता है। ठीक है, तो जो तुर्क आक्रमणकारियों के लिए पहली पराजय थी। अब तक है ना जितने भी इन्होंने आक्रमण किए थे ना, सभी पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन पहली हार जो थी ना वो कायदारा का युद्ध ही था इनका। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मोहम्मद गौरी का ना एक साथी था, कौन, बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ये वही है जिसने ना 1898 में ना विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का साथी कौन था, बख्तियार खिलजी था। ठीक है, यही है ना इसका सेनापति भी बना था आगे चलकर। ठीक है, तो इसके है ना दो सेनापति के बारे में पढ़ेंगे हम, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, दूसरा कौन था, बख्तियार खिलजी था। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी वही है जिसने 1198 में विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था। ठीक है, 1206 में दम्यक, ये कहाँ पे पड़ता है, दम्यक पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, खोखर जनजाति के द्वारा गौरी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि जो मोहम्मद गौरी है ना उसकी हत्या किसने की थी, खोखर जनजाति के कुछ लोगों उन्होंने कर दी थी। कहाँ पे, दाम्यक पाक में। ठीक है, 1200 में। एक ऐसा शासक था जिसके सिक्कों पर लक्ष्मी क्या करती थी, दूसरी तरफ लिखा होता था कलमा। ठीक है, हमने देखा था मोहम्मद जो था ना महमूद गजनबी ने अपने सिक्कों पर क्या, चांदी के सिक्कों पर क्या करवाया था, संस्कृत की कथाएं लिखवाई थी। ठीक है, लेकिन मोहम्मद गौरी ने क्या करा था, लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी और दूसरी तरफ क्या लिखवाया था, कलमा लिखवाया था। ठीक है, तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है। अब देखते हैं आक्रमण, मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण किए थे ना वो देखते हैं सारे। तो 1175 में हमने देखा था सबसे पहले इसने कहाँ पे किया, मुल्तान पर, फिर 1178 में राजस्थान पर। ठीक है, तो वो सारे पढ़ेंगे। ये देखो 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। उस टाइम राजवंश किसका था, करमार्थी वंश का था। यहाँ पे ना कई वंश भी और राजा भी हैं। ठीक है, तो 1175 में ये मुल्तान पर आक्रमण करता है और करमार्थी वंश का था। ठीक है, 1178 में राजस्थान पे है ना ये पार करके कहाँ पे घुसने की कोशिश करता है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में इसका युद्ध किसके साथ होता है, भीमदेवदत्त और इनकी जो माता ने नायिका देवी, इसका साथ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे नायिका देवी भी आ जाएगा। ठीक है, 1181 में पंजाब पर आक्रमण करता है, उस टाइम कौन होता है, खुसरो मलिक होता है। ठीक है, फिर 1186 में 5 साल दोबारा पंजाब पर आक्रमण करता है, उस टाइम भी खुसरो मलिक ही होता है। ठीक है, फिर 1191 और 92 में इसके दो लगातार है ना अगले साल ही युद्ध होते हैं, तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तराइन का फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और बताऊंगी मैं। ठीक है, वो थर्ड वाला वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन बताएंगे जरूर। ठीक है, तो तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 में और सेकंड 1192 में पृथ्वीराज चौहान के साथ होते हैं और गौरी का। ठीक है, तो पहले वाले में तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। दूसरे वाले में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। जो 1192 का जो युद्ध होता है ना, तराइन का सेकंड युद्ध, भारत में मुस्लिम वर्चस्व की नींव रखने वाली लड़ाई थी ये। ठीक है, तराइन की सेकंड युद्ध। ठीक है, तो क्योंकि इसमें ना मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी, विजय हुई थी। ठीक है, तो भारत में मुस्लिम वर्चस्व की नींव रखने वाली लड़ाई कौन सी थी, तराइन का सेकंड युद्ध था। फिर 1194 में कन्नौज या चंदावर का युद्ध भी बोलते हैं, जो कि ठीक है कन्नौज या चंदावर का युद्ध जो कि कन्नौज या चंदावर में ही हुआ था, जयचंद के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें जयचंद की क्या होती है, हार हो जाती है जयचंद। ठीक है, 1195 पे बयाना में करता है। ठीक है, बयाना का कौन होता है, कुमारपाल होता है। ठीक है, 1205 में खोखरों से युद्ध। ठीक है, हमने देखा था ना 1206 में इसकी डेथ हो जाती है खोखर जनजाति के द्वारा, तो वही युद्ध होता है इसका। ठीक है, तो 1205 में खोखरों के द्वारा इसका युद्ध हो जाता है और वो मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है। मोहम्मद गौरी के ना सेनापतियों द्वारा विजित क्षेत्र कौन कौन से थे, तो मोहम्मद गौरी के ना दो सेनापति होते हैं, एक तो है कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा है बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन से क्षेत्र जीते थे और कब कब, तो 1196 में सबसे पहले इसने अजमेर जीता, 1197 में अगले साल ही बदायूं जीता और 1202 से 3 के बीच में इसने बुंदेलखंड को जीता। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर, बदायूं, बुंदेलखंड को जीत लिया और जो बख्तियार खिलजी था ना इसका साथी भी था और सेनापति भी था। ठीक है, इसने 1197 पे बिहार को जीता और 1205 में बंगाल को। ठीक है, बंगाल बिहार को जीता बख्तियार खिलजी ने, अजमेर, बदायूं, बुंदेलखंड को जीता कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो है ना बाद में क्या होता है, जैसे मोहम्मद गौरी की ना डेथ हो जाती है ना, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक है ना किसकी है ना दिल्ली सल्तनत में ना गुलामश की नींव रख देता है। ठीक है, तो वहीं से हमारा दिल्ली सल्तनत चालू हो जाएगा। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, गुलामश की नींव रख देता है। ठीक है, तो ये हो गया मोहम्मद गौरी का भी कंप्लीट। हाँ,
मैं बता रही थी ना 1100, यहाँ पे साइड में ले बता देती हूँ। तराइन का जो थर्ड युद्ध है ना कब हुआ था, तो तराइन का थर्ड युद्ध हुआ था 1215 में हुआ था, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तराइन का थर्ड युद्ध 1215 में हुआ था, इल्तुतमिश और यल्दुज के बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें ना इल्तुतमिश की विजय होती है और यल्दुज हार जाता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तराइन का थर्ड युद्ध भी, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी हमारा ये कंप्लीट हो गया। एक बार दोबारा दिखा देती हूँ सारा, ठीक है। हमने भारत में मुस्लिम आक्रमण देखा जिसमें पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम जिसने सारा सबसे पहले जो था ना अरब आक्रमण था, उसमें सबसे पहले आता उबैदुल्लाह 711 में, ठीक है। उसके बाद आता बुदेल के बाद आता मोहम्मद बिन कासिम 712 में, ठीक है। ये जीत जाता है सिंध को, ठीक है। और अगले ही साल इसने मुल्तान को भी जीत लिया था, ठीक है। जो सिंध का उस टाइम राजा कौन था, दाहिर था, जो कि ब्राह्मण वंशी था, ठीक है। ये मारा जाता है किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ठीक है। इसकी 2 बेटियां थी, सूर्य देवी और परामल देवी, इनको उठाकर कौन ले जाता, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। फिर हमने देखा जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, इसको भेजा किसने था, इसका खुद के ससुर थे ना अल हजाज, उन्होंने भेजा था, जो कि इराक का गवर्नर भी था, ठीक है। सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम ने ही जजिया कर लगाया था, ठीक है। इसके आक्रमण का कारण क्या क्या था, मतलब कि अरबों ने आक्रमण क्यों किया था, क्योंकि इनके जो पानी के जहाज थे ना खलीफा के लिए जो भेजे जा रहे थे, उसको लूट लिया था लुटेरे ने, तो उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने किया था, ठीक है। फिर हमने इनकी सिंध विजय का क्या क्या कारण था वो देखा था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था तुर्क आक्रमणकारी कौन कौन से आए थे ना, तो वो देखे थे। फिर हमने देखे थे तुर्क कहाँ से आए थे, तो चीन के उत्तर पश्चिम में रहते थे ये, ठीक है। ऐसा बेबर्बर जनजाति थी इनकी, ठीक है। सबसे पहले जो आता है ना, मतलब कि तुर्क में है ना जो अल्तगिन आता है, उसने गजनी साम्राज्य की नींव रखी थी, और इसकी राजधानी भी कौन सी थी, गजनी ही थी, ठीक है। इस गजनी साम्राज्य को ना यामनी साम्राज्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो अल्तगिन 1962 से लेकर 977 तक शासन करता है। इसकी राजधानी गजनी। 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया, जिसमें से कौन था, एक सुबुतगिन, जो कि अगला राज्य बनता है, ठीक है। सुबुतगिन ये पहला तुर्क आक्रमणकारी था, ठीक है। इसका जो विद्रोह था ना किसके खिलाफ था, जयपाल के खिलाफ था, कब, 1986 में, ठीक है। पंजाब के शाही वंश का क्या था, संस्थापक था ये, ठीक है। कौन, सुबुतगिन नहीं सॉरी जयपाल, ठीक है। पंजाब के शाही वंश का संस्थापक कौन था, जयपाल था, ठीक है। इसको हरा दिया था सुबुतगिन ने। इसके 2 बेटे थे, अब्दुल कासिम महमूद, जो कि आगे चलकर महमूद गजनबी के नाम से फेमस होता है, और दूसरा इस्माइल। इन दोनों के बीच में ना उत्तराधिकार का युद्ध होता है, ठीक है, जिसमें इस्माइल हार जाता है और महमूद गजनबी अगला शासक बनता है, ठीक है। ये है ना सामनी वंश का क्या था, शासक बना था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था महमूद गजनबी के बारे में, ठीक है। महमूद गजनबी जिसको क्या कहा जाता है, बुत सिकन या मूर्ति भंज कहा जाता है, ठीक है। 1998 ईस्वी पे क्या था, गद्दी पे बैठा ही है, ठीक है। इसने 1000 से 1027 पर भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। पहला आक्रमण इसका पेशावर में था, ठीक है, 1000 में। 1002 में इसने कहाँ पे किया था, हिंदू शाही में जो जयपाल था ना उसके खिलाफ किया था, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1005 से 6 में इसने मुल्तान अब्दुल फतेह दाऊद के खिलाफ किया था, ठीक है। फिर इसके जो मेन है ना वो देख लेना, जिसमें एक ये याद रख लेना, 1012 से लेकर 13 के बीच में थानेसर पर जो राजा राम थे ना उनके खिलाफ इसने आक्रमण किया था, ठीक है। फिर 1025 का याद रखना, जिसने सोमनाथ पे थे ना, सोमनाथ का जो मंदिर था उसको लूटा था, ठीक है। उस टाइम राजा कौन थे, भीमदेव प्रथम थे, ठीक है, जिसको हरा दिया था मोहम्मद गजनबी ने, ठीक है। और धन लूट कर कहाँ पे जा रहा था, ये अपने है ना गजनी वापिस जा रहा था, ठीक है। तो इसका विद्रोह किसने किया था, जाटों ने कर दिया था इसका विद्रोह। ये इसका 16वां आक्रमण था। 17वां आक्रमण इसका कौन सा था, तो वो था लास्ट इसका, हमने पढ़ा था ना 17 बार आक्रमण किया, तो 17वां आक्रमण इसका 1027 में था, जाटों के विरुद्ध था, ठीक है। अंतरिम आक्रमण था, इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है महमूद गजनबी की, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो है ना उसके महमूद गजनबी के दरबार में गुरियत था, तो उसका प्रमुख कौन होता था, महमूद गोरी ही था, ठीक है। आगे चलकर रहना जो गजनी साम्राज्य के आगे नींव को बढ़ाता है, ठीक है, कौन, महमूद गोरी। इसके दरबार में महमूद गजनबी दरबार में 3 लोग थे विद्वान, कौन कौन से थे, एक तो था अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी, ठीक है। इनकी बुक है तहकीक हिंद किताबुल हिंद, जो कि अरबी में है, ठीक है। फिरदौसी की शाहनामा फारसी भाषा में, उतवी की किताब उल यामिनी, जो कि अरबी भाषा में है, ठीक है। फिर अलबरूनी आता है, ठीक है। जो अलबरूनी है ना, इसी के बारे में ये कहा जाता है कि है ना पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने पुराणों का क्या किया था, अध्ययन किया था, ठीक है। तो पुराणों की संख्या देख ली थी, और ये सबसे पुराना मत्स्य पुराण था। महमूद गजनबी ने अपने चांदी के सिक्कों पर क्या करवाया था, तो संस्कृत की कथाएं लिखवाई थी, ठीक है। फिर हमने देखा था कि विद्याधर के साथ जो इसका युद्ध हुआ था ना, काबू हुआ था 1020 से 21 के बीच में, जो यहाँ पे लिख लो, 1020 से 21 के बीच में जो कालिंजर था ना, वहाँ पे किसका साथ युद्ध होता है, इसका विद्याधर के साथ युद्ध हुआ ही नहीं, ठीक है। तो पहला ऐसा युद्ध था जिसके खिलाफ युद्ध ही नहीं हुआ, इन्होंने अपनी अपनी सेना मोड़ ली थी, ठीक है। संदेश शासक था कौन, विद्याधर।
फिर हमने इसके है ना आक्रमण के प्रभाव देखे थे कि गजनी ने ना कैसा प्रभाव पड़ा था, भारतीय कला को बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, मूर्तियों को तोड़ दिया था, ठीक है। भारत का सारा धन कहाँ ले गया था, गजनी ले गया था, ठीक है। और उन्होंने भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खोल दिया था, ठीक है। पंजाब, सिंध और मुल्तान पर इसने क्या कर दिया था, गजनी गवर्नरों की क्या कर दी थी, नियुक्ति कर दी थी, जिसकी वजह से इसके क्या हो गया था, मुस्लिम शासन की है ना जो स्थापना है ना उसका वर्चस्व बढ़ गया था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा मोहम्मद गोरी के बारे में, ठीक है। मोहम्मद गोरी है ना सबसे पहले जो गोरी है ना ये गौरवंश का उदय कब हुआ था, 12वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे, उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान के थे, ठीक है। तो जो है ना 1173 में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौरवंश का क्या बनता है, शासक बनता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी है ना गौरवंश का ना या फिर जो मोहम्मद गोरी है ना शासक कब बना था, तो 1173 में, ठीक है। उसके 2 साल बाद ही इसने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण कर दिया, मुल्तान के समीप उच्च पर इसने आक्रमण किया था, ठीक है। फिर इसका लालच बढ़ गया और इसने क्या किया था, 1178 में राजस्थान से भारत की ओर अंदर घुस गया, ठीक है। और गुजरात की तरफ आक्रमण करने जा रहा था, ठीक है। उस टाइम गुजरात पर कौन था, भीमदेव द्वितीय था जो कि सोलंकी शासक था, ठीक है। इसका साथ इसकी खुद की माता नायिका देवी ने दिया था, ठीक है। भीमदेव को साथ मिला था अपनी माता नायिका देवी का, ठीक है। तो और मोहम्मद गोरी और भीमदेव द्वितीय के बीच में कौन सा युद्ध होता है, कायदारा का। ये कायदारा कहाँ पे है, माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। भीमदेव द्वितीय किसमें जीते होते, मोहम्मद गोरी इसमें हार जाता है। तुर्क आक्रमणकारियों की क्या थी, पहली हार थी ये, ठीक है। फिर कहा था कि जो मोहम्मद गोरी के 2 सेनापति कौन कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब कब कहाँ कहाँ मतलब कि ना कौन कौन से क्षेत्र पे विजय प्राप्त की, अजमेर, बदायूं, बुंदेलखंड, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने बिहार, बंगाल। इनके सन जरूर याद रख लेना, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 में अजमेर पे, फिर अगले ही साल बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीत लिया, ठीक है। उसी साल बदायूं पे किसने विजय प्राप्त की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। 1205 में इसने बंगाल को जीत लिया था, ठीक है। उससे पहले इसने बुंदेलखंड पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। फिर हमने देखा कि जो मोहम्मद गोरी था ना उसका शांति कौन था, बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था, कब, 1198 में, ठीक है। विक्रमशिला या नालंदा विश्वविद्यालय। फिर हमने देखा था जो इसके सिक्के थे ना उस पर सिक्के पर क्या थे, लक्ष्मी क्या करती थी और दूसरी तरफ क्या लिखा होता था, कलमा लिखा होता है, ठीक है। फिर हमने इसके आक्रमण देखे, 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया, करमाथी वंश था, ठीक है। 1178 का याद रख लेना, ठीक है। गुजरात पर आक्रमण भीमदेव द्वितीय और उनकी माता नायिका देवी। फिर 1181 में और 86 में 2 साल है ना ये पंजाब पर आक्रमण करता है, उस टाइम दोनों शासक कौन होता है, खुसरो मलिक होता है, ठीक है। तराइन के ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, 1191 का, 1192 का और 1215 का मैंने बताया था ना, तराइन का थर्ड युद्ध वो भी, जो कि पृथ्वीराज चौहान का होता है। तो पहली वाले में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है लेकिन सेकंड वाले में हार जाता है, ठीक है। भारत में मुस्लिम वर्चस्व की जो नींव रखने वाली लड़ाई मानी जाती है इसको, ठीक है। 1194 में कन्नौज का, ये भी याद रखना, ठीक है। कन्नौज या चंदावर था ना जो कि किसके बीच हुआ था, जयचंद के बीच हुआ था, ठीक है। फिर 1195 में बयाना कुमारपाल और 1205 में है ना खोखरो से युद्ध होता है, जिसकी वजह से है ना 1206 में इसकी क्या हो जाती है, खोखरो जनजाति के द्वारा गोरी की हत्या कर दी जाती है, कहाँ पे, दम्मेक पाक में, ठीक है। और तराइन का थर्ड युद्ध 1215 में हुआ था, इल्तुतमिश और यलदुज के बीच हुआ था, ठीक है। ये जो इल्तुतमिश है ना, अब हम है ना दिल्ली सल्तनत चालू करेंगे ना तो उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो गुलाम वंश में का जो शासक था ना कुतुबुद्दीन ऐबक, ये रहा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसके बाद जो शासक बनता है ना वो इल्तुतमिश ही बनता है, ठीक है। ये वही इल्तुतमिश है, ठीक है। तो आगे करेंगे हम इसका। तो ये हो गया हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण हमारा कंप्लीट, ठीक है। या हमने है ना सारा का सारा अरब आक्रमण जो भी था ना सारा का सारा डिटेल में पढ़ लिया। यहाँ पे हमने मोहम्मद गोरी देखे थे तुर्क में, ठीक है। तो तुर्क जो वंश के बारे में जितना था ना वो सारा देख लिया। पहले कौन सा आया, अल्तगिन सुबुतगिन आया, ठीक है। फिर आया था महमूद गजनबी के बारे में पढ़ा, उसने 17 बार आक्रमण कहाँ किया, ठीक है, वो पढ़ा। और इसका एक आक्रमण ये यहाँ भी था, ठीक है। फिर हमने जो 3 विद्वान आए थे वो वाले में पढ़े, ठीक है। महमूद गजनबी ने अपने सिक्के पर क्या जारी किया, मतलब कि संस्कृत कथाएं लिखवाई, उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। इसका आक्रमण का क्या कारण था वो में हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक है। फिर आता है मोहम्मद गोरी, ठीक है। मोहम्मद गोरी के बारे में हमने गौरवंश का पढ़ा, फिर कौन कौन सा इसने ना कब कब आक्रमण किया, किन के खिलाफ वो देखा, ठीक है। इसके 2 सेनापति के बारे में डिटेल में पढ़ा और कौन कौन से आक्रमण थे वो कब कब किए ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से ना गुजरात का 1181, 86, 1191, 92, 93, ये तीनों के तीनों और ये 3, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा कंप्लीट भारत पर मुस्लिम आक्रमण। अब हम कल करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है।